हर गुजरता कल इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आपका बीता हुआ कल का दिन भी इतिहास बन चुका है, पर जो दुनिया की नज़र में होता है कुछ खास, उसी का जिक्र करता है इतिहास। और ताजमहल न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खास है, बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म के लिए एक माइलस्टोन स्ट्रक्चर है। यही वह वजह रही है कि यूनेस्को ने 1982 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। तो चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आपको आज से ठीक 392 साल पीछे लेकर चलते हैं। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी प्रिय बेगम के साथ बरहामपुर में थे, जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी शाहजहां के साथ थी और यहीं पर करीब 30 घंटे के लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खां और उनके साथ रहने वाले दासी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। कहते हैं अपनी प्रिय बेगम मुमताज को खो देने के बाद शाहजहां गम में चले गए, परंतु उसी बीच उनको अपना किया हुआ वादा याद आया। और वो वादा था, यह बात उस दिन की है जब मुमताज ने शाहजहां से अपने एक ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे घर में हूँ जो बेहद खूबसूरत और नायाब है, मानो धरती पर जन्नत उतर आया हो। तभी शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज से कहा, आपका यह ख्वाब अब हकीकत का स्वरूप लेगा और मैं ऐसे महल का निर्माण करूंगा जो धरती पर जन्नत का स्वरूप लेगा। न सिर्फ यह अपनी बेगम के लिए बादशाह का इजहार इश्क होगा, बल्कि यह मुगल सल्तनत की ताकत को हमेशा के लिए बुलंद कर देगा, दुनिया जिसकी मिसाल देगी। कहते हैं शाहजहां बड़ा कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी तीव्र बुद्धि वाले थे, साहसी और शौकीन बादशाह थे और बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी थे। लगभग 2 वर्ष बाद ताजमहल के बनाने का खाका तैयार होता है। शाहजहां की शाही सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए रॉयल आर्किटेक्ट्स को काम पर लगाया जाता है और यह तय होता है कि मुमताज का मकबरा आगरा, उत्तर प्रदेश में बनेगा। यमुना नदी का बहता किनारा उस वक्त पहले से बसा हुआ था। आसपास बस्तियां भी थी, बगीचे थे और चारों ओर फैली हरियाली ने ताजमहल के लिए एक परफेक्ट साइट की जगह दिला दी। लेकिन जब ताजमहल बनकर तैयार होता तो यमुना किनारे वैसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता और वो भीड़ में सबसे अलग नजर आता। कहते हैं मुमताज के मकबरे में क्या क्या होगा, इस पर भी बहुत ब्रेन स्ट्रमिंग हुई और यह तय हुआ कि वहाँ बागीचे होंगे, मस्जिद होगी, बाजार होंगे और यह वह जगह होगी जहाँ हर कोई जाना पसंद करेगा। जब इसकी आर्किटेक्चर की बात आई तो इसके लिए पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का मिक्स आर्किटेक्ट तैयार हुआ। बादशाह ने कहा, यह मकबरा कुछ इस तरह बनना चाहिए कि यह दुनिया को मुगल वास्तुकला की याद दिलाता रहे। जिस कंपाउंड में ताजमहल बनना था उसका ज्योमेट्रिकल प्लान बनाया गया और कंस्ट्रक्शन में बैलेंस बना रहे, इसके लिए पूरे कंपाउंड को 2 हिस्सों में बांटा गया। आज ताजमहल जहां खड़ा है वो इसका स्पिरिचुअल पार्ट है और इसके जो बगीचे हैं और आसपास का हरा भरा एरिया वो कंपाउंड का अर्थली पार्ट है। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि जब कोई ताजमहल की ओर जाए तो उसे धरती से जन्नत जाने का एहसास हो। अगर आप ताजमहल जा चुके हैं तो आपने इसे जरूर से नोटिस किया होगा या कभी जाएंगे तो इन बातों पर गौर कीजिएगा। इस आर्किटेक्चर में इंडियन ट्रेडिशन की झलक दिखती है। इसका सफ़ेद हिस्सा स्पिरिचुअलिटी एवं प्योरिटी को दर्शाता है, तो लाल वाला हिस्सा वॉरियस और रॉयल्टी की पहचान देता है।
लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है यानी कि ताजमहल, वह इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। 4 मीनारों के बीच खड़ा ताजमहल पूरी तरह से व्हाइट मार्बल यानी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है सफ़ेद मार्बल। इन पत्थरों को आज के मकराना राजस्थान से आगरा तक 400 किलोमीटर की दूरी तय करके लाया गया था। मुमताज महल का यह संगमरमर का मकबरा इंद्रधनुषी सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो अपनी प्यारी पत्नी के प्रति सम्राट की महान भक्ति को दर्शाता है। सम्राट शाहजहां ने 1653 में एक मस्जिद, गेस्ट हाउस और दक्षिण प्रवेश द्वार सहित और विवरण इसमें जोड़े। जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से प्रविष्ट होते हैं, सुलेख है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल का एक दूसरा नाम भी है जो कि असली नाम है, रौजा ए मुनव्वर। रौजा ए मुनव्वर का मतलब जगमगाता हुआ मकबरा। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर ताजमहल, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीने में कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया गया, जिनके देख रेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर, पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार की कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण और करीब 22 वर्ष में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। जिस जमीन पर ताजमहल बना हुआ है उस जमीन पर कभी राजपूताना राज्य अंतर्गत जयपुर के महाराजा जयसिंह का आलीशान महल था। महाराजा शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जयसिंह को आगरा शहर के मध्य एक बृहत महल दिया था। कहने का तात्पर्य है कि उस समय जमीन का आदान प्रदान किया गया था। क्या आप जानते हैं ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इसको नमी मिलती रहे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी विरूपण सहना पड़ा था। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा लैपिज लजूली को खोदकर दीवारों से निकाल लिया था। सन 1908 में यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदल दिया गया, वहीं आज दर्शित है। सन 1942 में सरकार ने मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित पैर बलि का सुरक्षा कवच तैयार करा था। यह जर्मन के बाद जापानी हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 एवं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था, जिससे कि वायु बम वर्षा को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण के प्रदूषण से है, जो कि यमुना नदी के तट पर है, एवं अम्ल बरसात जो कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले धुएं के कारण है।
आइए जान लेते हैं कि ताजमहल से प्रेरित होकर के अन्य प्रतिकृति कौन कौन सी बनी है। तो सबसे पहले है चीन के शेनज़ेन शहर के पश्चिमी भाग में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम। ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, ट्रम्प ताजमहल। ब्रिटिश कालीन भारत में भी अंग्रेजों ने तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भी बनवाया, जो कि ताजमहल से ही प्रेरित है। एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसा ही किंतु काला ताजमहल का निर्माण हो, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं पाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के अंग छादन आदि करा दिए थे या मरवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था, परंतु इसके पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आइए जान लेते हैं कि ताजमहल पर किसका हक है। हालांकि जब देश आजाद हुआ तब भारत सरकार ने 28-26 ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित श्रेणी में रखा। इसमें लाल किला और ताजमहल भी था। इन धरोहरों को देखरेख का जिम्मा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के हाथों में दे दी गई। दरअसल राष्ट्रीय महत्व के सभी धरोहरों का संरक्षण ASI की टीम करती है। आइए जान लेते हैं कि 2024 में टोटल कॉस्ट ऑफ ताजमहल कंस्ट्रक्शन क्या होगा। माना जाता है कि ताजमहल परिसर 1653 में लगभग 3.2 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा हुआ था, जो कि आज लगभग 70 से 80 अरब के बराबर होगा। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहां अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीने में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के भीतर मुमताज के साथ शाहजहां का भी कब्र है? क्योंकि 1860 में ताजमहल पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया था, जहां शाहजहां की मृत्यु हो गई और उन्हें उनकी पत्नी के बराबर ताजमहल में दफना दिया गया। ताजमहल में प्रवेश के लिए भारतीय पर्यटकों को 50 रुपये में टिकट खरीदना होता है एवं ताजमहल के मुख्य मकबरे के दर्शन के लिए नियमित टिकट के साथ यानी 50 रुपये के साथ 200 रुपये का टिकट और भी खरीदना होता है। ताजमहल सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। टिकट भी समय से मिलना शुरू हो जाती है, जिससे कि सूर्योदय के समय सैलानी स्मारक का जी भर के दीदार कर सकते हैं। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल के अंदर खाना और धूम्रपान करना सख्त वर्जित है। हैंडफोन, चाकू, तार, मोबाइल चार्जर, बिजली सामान, कैमरा को छोड़कर ट्राइपॉड भी प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख करके ताजमहल के भीतर आप जा सकते हैं। तो गाइज, ताजमहल से संबंधित जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।